हेलो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का 5th यूनिट, जो यूनिट प्योरली डिपेंडेंट है कि जो सेल्स के लोग हैं, जो सेल्स के लिए जॉब करना स्टार्ट करते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए, चाहे वो इनिशियल लेवल पे हो या चाहे वो बाद के लेवल। सो दिस यूनिट्स नेम इज आल्सो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, विच मींस जो सेल्स की टीम है उस टीम को कैसे मैनेज किया जाए। सो लेट्स बिगिन with Salesforce Management, Unit 5. My name is Dr. Suman Kumar Dev. Let's start. Okay, so let's see कि जो सेल्स मैनेजर होते हैं या जो सीनियर टीम होती है वो किस तरीके से अपने सेल्स फोर्स को मैनेज करती है। उनको लार्जली 3 काम करना होता है। फर्स्ट, उनको प्रोडक्ट नॉलेज देना होता है, जिसका मतलब हुआ कि उनको ट्रेनिंग देना होगा। सेकेंड, उनको मोटिवेट करना पड़ता है। देखो, प्रोडक्ट नॉलेज भी देना पड़ेगा, आपको मोटिवेट भी करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। थर्ड, उनको टाइम टू टाइम गाइड करना बहुत जरूरी है। और ये जो तीनों चीजें हैं, तीनों जाते हैं टुवर्ड्स सिंगल गोल। कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा एक सिंगल गोल होता है और गोल इज ऑलवेज ओनली वन, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो किस तरीके से ये जो सेल्स टीम है इसको मैनेज किया जाए सो दैट ये बेटर सेल्स दे सके, बेटर रेवेन्यू ला सके कंपनी के लिए, एंड ये बेटर प्रॉफिट दे सके। अगर हम एग्जाम के लिए बात करें तो ये 4 पॉइंट्स है जो आपको सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के स्कोप में या सेल्स फोर्स मैनेजमेंट क्या करता है उसके लिए अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। यही इसके स्कोप्स भी हो सकते हैं, आपके पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं क्वेश्चंस के, बट आपको लिखने यही कुछ पॉइंट्स है। पहला है रेवेन्यू ग्रोथ। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट कब होगा? जब रेवेन्यू ग्रो करेगा। रेवेन्यू ग्रो कब करेगा? जब आप ज्यादा सेल्स करेंगे। तो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट को ये काम दिया जाता है कि किसी भी तरीके से जो उनकी सेल्स की टीम है उससे वो रेवेन्यू ज्यादा ग्रो करवाए, ज्यादा जनरेट करवाए, राइट। सेकेंड होता है कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन द कस्टमर। एक्वायरिंग कस्टमर इज अ कॉस्टली अफेयर, इसलिए बेटर है कि आप कस्टमर को रिटेन करें। अगर आप रिटेन कर सकते हैं तो आप कस्टमर को हायर प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, आप क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हैं, आप अप सेलिंग भी कर सकते हैं। सो सेकंड पॉइंट आता है कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग। जितनी अच्छी आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे उतना ही कस्टमर आपका लॉयल होगा, ब्रांड एम्बेसडर बनेगा और वो उतने ही आपको रेफरेंसेस देगा। इनफैक्ट अगर कस्टमर वही सेम प्रोडक्ट आपका टाइम टू टाइम खरीदता जाता है तो भी आपके लिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बिल्कुल निल हो जाती है, राइट। थर्ड होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो, सेल्स टीम का बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से वो बात करते हैं कस्टमर के साथ। ऑलवेज रिमेंबर, सेल्स टीम आर द फेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी टीम है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेस करती है कस्टमर्स को। कस्टमर्स से कौन मिलता है? ऑर्गेनाइजेशंस वाले नहीं मिलते, एचआर वाले नहीं मिलते, फाइनेंस वाले नहीं मिलते। कस्टमर का जो परसेप्शन है वो पूरा का पूरा डेवलप होता है कि उनकी सेल्स की टीम कैसी, बिकॉज दे आर इंटरेक्टिंग विद द सेल्स टीम ओनली। सो जरूरी ये हो जाता है कि जो सेल्स टीम है वो एक इस तरीके से पेश आए, इस तरीके से वो बिहेव करे कि उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। इसलिए कहा जाता है कि जो सेल्स टीम है वो बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए, ट्रेंड होनी चाहिए, हाईली ट्रेन होनी चाहिए। वो हर तरीके के कंपटीशन के क्वेश्चंस को या कस्टमर के क्वेश्चंस को हैंडल कर सके। लास्ट पॉइंट जो है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। देखो, इसका बहुत सिंपल मतलब है, एक्चुअली में ये तीनों को मिला के ही आता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब क्या? अगेन सेम चीज, किसी भी तरीके से हम कम रिसोर्सेज को खर्च करके ज्यादा सेल्स को ला सके, राइट। सो अगर मुझे डिस्काउंट देना है तो मेरे सेल्स टीम को पता होना चाहिए कि मुझे डिस्काउंट कितना देना और डिस्काउंट देके मुझे कितनी सेल्स निकालनी है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जब भी आप किसी एफएमसीजी के सेल्स में जाओगे वहां पर ना पैकेट्स की बात होती है, वहां डब्बों की बात होती है कि यार आप कितने यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स में कितना यूनिट आप मुझे फ्री दे सकते हैं या कितना यूनिट आप मुझे डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि सेल्स टीम ट्रेन कितनी और वो इफेक्टिव कितनी है। अगर आपकी सेल्स टीम अच्छी है, ट्रेंड है, इफेक्टिव है, स्मार्ट है, तो वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत इजीली ला सकते हैं, विच मींस कि वो जो रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे वो बहुत इजीली ला सकते हैं। सो ये 4 पॉइंट्स है जो आप स्कोप में या इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं। सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ऑफ द सेल्स टीम। देखो, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था, पहले कुछ साल मैं सेल्स में था, हार्डकोर सेल्स में था, मैं फ्रेंचाइज सेल्स में था, मैं जाता था, क्लाइंट से मिलता था, मेरा B2B था तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्लाइंट से नहीं मिलता था, बट कई बार मेरा डायरेक्ट क्लाइंट से भी मिलना होता था, जिनको हम डायरेक्ट कंज्यूमर्स कहते थे। बट जैसे ही मुझे फर्स्ट प्रमोशन मिला मैं बहुत खुश हो गया था,
बट फर्स्ट प्रमोशन के साथ साथ जैसे कहते हैं कि अगर पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है, और ये मुझे तभी समझ में आ गया था। और वहां पे मेरा जो एमबीए का स्किल्स था या जो मैंने एमबीए में सीखा था, नॉलेज थी, वो काम आना शुरू हो गया। क्योंकि सबसे पहले मेरे मैनेजर ने बोला था, गो एंड रिक्रूट योर ओन टीम। रिक्रूट एक सेल्स वाला बंदा कैसे कर सकता है, बट यस, यही मुझे करना था। दिस इज व्हेन माय एंटायर नॉलेज ऑफ एचआर कम्स हैंडी। सो अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप अपनी जो सेल्स टीम है उसको रिक्रूट कर सकते हैं और उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यू एज ए सेल्स मैनेजर आपको ये करना है, यहां पे एचआर वाले भी होते हैं, बट फाइनली जो लाइन मैनेजर कहते हैं, जैसे कि जो सेल्स मैनेजर कहते हैं, वही माना जाता है। इसलिए इसको अच्छी तरह से हम समझते हैं। अब ये सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट कैसे हो सकता है, देखो मैं एचआर में नहीं जाऊंगा, बट अगर आपने एचआर प्रोसेस पढ़ा है तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि किस तरीके से हम रिक्रूटमेंट के एड्स देते हैं। Naukri.com या अलग अलग जगहों पे जा सकते हैं, पेपर में ऐड दे सकते हैं, हम लिंक्डइन पे के थ्रू भी जा सकते हैं, और फिर एप्लीकेशंस आते हैं, एप्लीकेशंस को इंटरव्यू करा जाता है, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन करा जाता है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमें भी जाना जरूरी होता है। बट उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि मैं टैलेंट को ना नजर रखूं। खासकर सेल्स में क्या होता है कि आप मार्केट में होते हैं, और जब आप मार्केट में होते हैं एज ए सेल्स मैनेजर, हमेशा आपकी नजर ये भी ढूंढती रहती है कि कौन मेरे टीम के लिए बेटर है। मेरे पास टीम है, ये अच्छे लोग हैं, बट क्या मैं इस टीम को एक्सपैंड कर सकता हूं? क्या कोई ऐसा कॉम्पिटिटर का बंदा है जिसको मैं रिक्रूट कर सकता हूं, जिसको मैं ऑफर दे सकता हूं, उसको रिक्रूट करके मैं अपनी टीम को और बेहतर बना सकता हूं? यस, दिस इज ऑल्सो अ रोल ऑफ अ सेल्स मैनेजर। सो अब आप देखो, सबसे पहले आपको टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। टैलेंट आइडेंटिफाई करने के मैंने बहुत सारे आपको तरीके बताए हैं, आप उनमें से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। आप इंटरनल ले सकते हैं, कई बार ये होता है कि आपकी टीम अच्छा काम कर रही है, आपको उनको मोटिवेट करना है, उनको आपको प्रोग्रेशन देना, आप उनको भी दे सकते हैं। नहीं तो आप बाहर से भी टैलेंट पूल को ला सकते हैं। हायरिंग प्रोसेस, देखो हायरिंग प्रोसेस में आपको इंश्योर करना है कि जो सेल्स का बंदा है बिल्कुल परफेक्ट बंदा है। अगर ये परफेक्ट नहीं होगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, नॉट ओनली टाइम वेस्ट, एक्चुअली में आपका रेवेन्यू वेस्ट भी होगा। क्योंकि अगर आपने हायर अच्छा करा तो होगा क्या, आपकी प्रॉपर रिक्रूटमेंट इंश्योर करेगी कि ये जो सेल्स टीम है ये परफॉर्मेंस बेटर देगी, ये कम रिसोर्सेज यूटिलाइज करके हायर रेवेन्यू ग्रोथ देगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द रोल ऑफ अ सेल्स स्टाफ और द सेल्स फोर्स इज टू जनरेट रेवेन्यू। तो इसलिए कहते हैं अगर आपकी हायरिंग प्रोसेस अच्छी है, अगर आप अच्छा टैलेंट हायर कर पा रहे हैं, इन दैट केस आपकी जो टीम होगी वो अच्छी परफॉर्म करेगी। और एक केयरफुली सिलेक्टेड अगर किसी लोगों को करते हैं तो आपके खर्चे कम होंगे, रेवेन्यूज बढ़ेंगे, राइट। सेल्स टीम के लिए ना ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो जो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट का एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है अदर देन रिक्रूटमेंट एंड अदर थिंग्स इज ट्रेनिंग। देखो कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंजेस आते हैं, नए फीचर्स आते हैं, हमेशा ये रहता है। अगर कोई भी आप प्रोडक्ट देखोगे हर साल हर समय उसके अंदर नए नए फीचर्स आते रहते हैं। अब ये जो सेल्स टीम है इसको तो फीचर्स के बारे में बताना होगा ना, सिर्फ फीचर्स के बारे में नहीं बताना होगा, क्योंकि फीचर कोई नहीं खरीदता। आपने अगर कभी फैब एनालिसिस करी हो, फीचर एंड बेनिफिट एनालिसिस, कंज्यूमर्स जो होते हैं ना वो बेनिफिट के लिए प्रोडक्ट्स लेते हैं, फीचर्स के लिए नहीं लेते। तो जब ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में हमें बताना पड़ता है कि इस फीचर का क्या बेनिफिट होगा कस्टमर को, कैसे उनको कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा, कैसे उनको कॉम्पिटिटर से बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है, प्राइस जो है वो बेटर है, वैल्यू फॉर मनी है। अगर ये सब चीजें हम ट्रेनिंग में बता पाएंगे तभी तो सेल्स टीम जो है वो जाके अच्छी तरीके से कंज्यूमर या कस्टमर के साथ डील कर पाएगी, राइट। सो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेनिंग देना होता है। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट नॉलेज देना है। प्रोडक्ट नॉलेज मैंने आपको बताया बहुत जरूरी है। सेल्स टेक्निक्स, देखो कई बार क्या होता है कि जो सेल्स फोर्स की जो नई नई जो टीम होती है उनके अंदर ना शायद वो सेल्स स्किल्स नहीं है जो आपको चाहिए, बट एज ए पर्सनालिटी उसके अंदर वो है कि वो सेल्स स्किल को एक्वायर कर सके। सो यहां पे जरूरी है कि आप उनको सेल्स टेक्निक सिखाएं, आप उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग में लेके जाएं, आप मॉक ड्रिल्स करें, बहुत सारे मॉक्स करें कंज्यूमर के साथ, कस्टमर के साथ, उनको देखें कैसे वो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, एंड देन फाइनली आप उनको कह सकते हैं कि यस यू आर रेडी टू गो अलोन इन द फील्ड। सो सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज, सेल्स टेक्निक्स एंड एजुकेशन ऑनगोइंग। जैसे मैंने बोला कि हमेशा ऑनगोइंग एजुकेशन जरूरी है। प्रोडक्ट नए आते हैं, नए मार्केट में जाना है, नया कॉम्पिटिटर आ गया है, कुछ चीजें में चेंजेस आए हैं, मार्केट एनवायरनमेंट कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे में ऑनगोइंग ट्रेनिंग देना जरूरी है। और इनसे देखो फायदा मैंने आपको बहुत बारी बताया, अगर आपकी सेल्स टीम अच्छी है, क्योंकि वो आपके लिए फ्रंट फेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है।
अगर एक कस्टमर इन फ्रंट फेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जेल कर पा रहे हैं तो कस्टमर्स विल ऑलवेज बी लॉयल। आपके कस्टमर एक्विजिशन कम हो जाएगा, आपके लिए रीपरचेजेस आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे, लॉयल कस्टमर्स होंगे तो रेफरेंसेस आने शुरू हो जाएंगे। यही सारी चीजें आप आराम से लिख सकते हो। रेगुलर ट्रेनिंग इंश्योर करती है सेल्स टीम इज अप टू डेट विद द लेटेस्ट सेलिंग टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इट बूस्ट सेल्स पर्सन कॉन्फिडेंस, इफेक्टिवनेस, और अगर वो कॉन्फिडेंट है, इफेक्टिव है, ऑब्वियसली रेवेन्यू बढ़ेगी। सो एट द एंड ऑफ द डे always remember, hire the right person at the right place and provide them with the right training. Now let's talk about leadership, ठीक है ना। अब आप देखो, जब भी हम सेल्स फोर्स की ट्रेनिंग की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, यहां पे लीडरशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जो हायर मैनेजमेंट है, जो एक्चुअली में लेट्स से वाइस प्रेसिडेंट सेल्स है या वीपी सेल्स है, उनको जब ट्रेनिंग देनी होती है नीचे टीम को, उनके लिए उनके पास एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। देखो, एक छोटे में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि लीडर्स होते कौन है, देखो लीडर्स आर द वन जो एक्चुअली में जो उनके फॉलोअर्स है उनके लिए एक पैराडिम शिफ्ट लेके आते हैं, राइट। पैराडिम शिफ्ट का मतलब जो फॉलोअर्स ने कभी सोचा नहीं, कभी समझा नहीं, उनके विजन में नहीं था, वैसा अगर कोई शिफ्ट लेके आता है तो उसे हम लीडर कहते हैं। लीडर के पास एक विजन होती है, वो विजन लेके चलता है। नाउ अगर जो सेल्स का हेड है, जिसको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, इनको भी एक विजन लेके आना पड़ेगा कि उस विजन से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो, राइट। सो अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो सबसे पहले एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, प्रॉपर सेल्स की स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी, उस प्रोडक्ट को कैसे डील करें, मार्केट में कैसे डील करें, और किस सेल्स पर्सन को कहां पे हम रखें, मतलब कहां पे हम यूटिलाइज करें। इट इज लाइक इट गेम। आप कोई भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का, आपको पता होना चाहिए कि आपके मेन स्ट्राइकर्स कौन है, किसको कहां रखना है, कौन कहां पे बेहतर हो सकता है। उसी तरीके से अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जो प्रोडक्ट अर्बन एरियाज में भी है, रूरल में भी है, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइसिंग में डील करता है, तो किस तरीके से आप किसको कहां रख सकते हैं, कैसे ट्रेनिंग देनी है, क्या ट्रेनिंग देनी है, कैसे मोटिवेट करना, वो सारा चीज आपकी एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में आती है। सेल्स कोचिंग, आपको डेफिनेटली कोच तो करना ही पड़ेगा। देखो, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आपके ऊपर, आपके तरफ लोग देखते हैं, अगर वो देख रहे हैं तो आपको ये कोचिंग भी कॉन्टिन्यूअसली कराना पड़ेगा। मोटिवेटिंग, इंस्पायर करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। कई बार होता है, क्योंकि सेल्स इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड टास्क, कई बार होता है कि बंदा जाता है सेल के लिए, पूरी कोशिश करता है, मेहनत करता है, बट सेल्स नहीं हो पाती है। दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू पिच इन। ये टाइम है जब एक लीडर को आना पड़ता है, लीडर को समझाना पड़ता है, और अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू लीडर को बताना पड़ता है कि कैसे वो अगली दफा जब जाए तो बेटर परफॉर्म कर सके। जैसे ही वो बेटर परफॉर्म करेगा, उसको सेल्स आनी शुरू हो जाएगी। तो एक्चुअल में क्या है कि मोटिवेटिंग एंड इंस्पिरेशंस बहुत जरूरी है। अब अगर आपका सेल्स टीम मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है, उनको ट्रेनिंग अच्छी मिली हुई है, उनके पास सब कुछ वैसा ही है जैसे होना चाहिए, सेल्स किट से लेके एवरीथिंग दे हैव, एकदम एकदम फिट है, इन दैट केस आपको कभी भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके अपने आप रिजल्ट्स आएंगे, और अगर रिजल्ट्स आएंगे तो जो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट वाली टीम है, या जो इंसान है जो सेल्स फोर्स को मैनेज कर रहा है, उसके लिए भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इजी हो जाएगी। वो देख सकता है सबको, कैसे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। आजकल हालांकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का भी यूज हो गया, एप्स यूज हो गए, बहुत सारी नई नई चीजें आनी शुरू हो गई हैं। उसके बाद हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं। देखो, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ऊपर से नीचे जाए, नीचे से ऊपर भी जाना चाहिए, विच मींस आपको, अगर आप सीनियर लेवल पे, आपको फीडबैक लेना चाहिए। फीडबैक मार्केट से आ रहा है, वो रियल टाइम फीडबैक है, आपके पास रियल टाइम शायद ना हो, बट आपकी सेल्स टीम के पास रियल टाइम फीडबैक है। इसलिए जो कम्युनिकेशन है, ये नीचे से ऊपर एग्जैक्टली वैसे ही जाना चाहिए जैसे आप चाहते हैं कि ऊपर से नीचे आए। सेम थिंग अडेप्टेबिलिटी, आपको अडेप्ट कराना सिखाना पड़ेगा। एक लीडर का रोल ये भी है कि वो किस तरीके से अपनी टीम को अडेप्ट करवाना सीखे, क्योंकि कंडीशंस अलग हो सकते हैं, लोग अलग हो सकते हैं, कस्टमर्स अलग हो सकते हैं, मार्केट्स अलग हो सकते हैं, बट ऐसे में अडेप्टेबिलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जब हम बात करें अडेप्टेबिलिटी की, कम्युनिकेशन की, ऑटोमेटिकली आपकी एक टीम बिल्ड होती है। देखो, अगर टीम नहीं है तो कुछ नहीं। एक ये मैं हमेशा मानता हूं कि लीडर को टीम की जरूरत नहीं है, टीम को हमेशा लीडर की जरूरत होती है। बट जब हम सेल्स की बात करते हैं, ऐसे में लीडर और टीम दोनों मिलके एक सॉलिड टीम बनाते हैं।
और ये जो टीम बिल्डिंग जो एक्सरसाइज होती है या जो टीम बिल्ड होता है, ये टीम बहुत साल तक चलता है। क्योंकि अगर टीम बिल्ड करना है तो लीडर को ना आगे आना पड़ेगा, उसको लीड फ्रॉम द फ्रंट हम कहते हैं इसको, उसको करके दिखाना पड़ेगा। आप यकीन मानिए करीब 1998 से 2003 तक मैं एक कंपनी में था। आज भी आफ्टर ऑलमोस्ट 25 इयर्स हमारी वो जो एक टीम थी करीब 12-13 लोगों की, वो आज भी हम इकट्ठे हैं। हम सब किसी अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग दुनिया में, कोई इंडिया में है, कोई इंडिया में नहीं है, बट उसके बावजूद भी हमारी वो स्ट्रॉन्ग जो कम्युनिकेशन थी, जो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज थी, जो हमारे लीडर्स ने हमको सारे जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे, वो सारे आज भी हमारे अंदर है और वो टीम आज भी है। हम कभी भी उस टीम को रिवाइव करते। सो अगर आप एक अच्छे लीडर है, आप इन सारे पॉइंट्स पे काम करेंगे, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जो आप मिस करना चाहेंगे। जो लास्ट रोल होता है एक मैनेजर का जो सेल्स फोर्स को मैनेज कर रहा है, वो है कंट्रोलिंग एंड मोटिवेटिंग। देखो अभी तक हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, अगर आप चाहो तो उसको लिख सकते हो जैसे भी आपके पास एग्जाम है, बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत समझा देता हूं। देखो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि आपको हर चीज को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। आपको सेल्स की जो आपकी टीम है उनके परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा कि जो आपके टारगेट्स है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है, क्या वो गोल्स मीट हो रहे हैं। तो इसलिए कंट्रोल मैकेनिज्म एक होना जरूरी है। अब कंट्रोल मैकेनिज्म का मतलब होता है रिपोर्ट लेना। अब वो रिपोर्ट आप डेली ले सकते हैं, आप मंथली ले सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। जैसे हम जब काम करते थे हमारे टाइम पे डेली रिपोर्टिंग भी होती थी, फिर मंथली भी होती थी, फिर क्वार्टरली भी होती थी। क्वार्टरली में हम सब एक साथ आते थे, डेली बस छोटा मोटा चिट चैट हो गया। मंथली हम लोग देखते थे कि जो बजट्स हमें मिले उन बजट्स को या उन टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। सो किसी भी तरीके से आपको कंट्रोल करना जरूरी है, मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, राइट। अब इनको करने के लिए आप देखो, जैसे होता है कि इंडिविजुअल अप्रोच, आप इंडिविजुअली हर सेल्स पर्सन से बात कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं कहां वो गलत जा रहा है, कहां वो ठीक जा रहा है। अगर गलत जा रहा है तो उसको ठीक रास्ते पे लेके आए, ठीक जा रहा है तो और मोटिवेट करे कि इसको और बेटर करे। सो यू कैन रिवाइज योर टारगेट्स ऑल्सो। अगर आपको लगता है आप फोकस कर सकते हैं प्रोसेस ओवर आउटकम्स के ऊपर। आप रिजल्ट पे फोकस मत करिए। देखिए ये हमेशा एक लीडर की बहुत बड़ी पहचान होती है। लीडर कभी भी रिजल्ट पे फोकस नहीं करता, वो प्रोसेस पे फोकस करता है, क्योंकि उसे ये पता है कि अगर प्रोसेस ठीक है रिजल्ट जरूर आएगा। सो इसलिए फोकस करिए प्रोसेस के ऊपर, रिजल्ट अपने आप आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास 4-5 लोग हैं, आप किसी एक के प्रेफर्ड है, एक को आप मोटिवेट करते हैं औरों को नहीं करते हैं, या आपके कुछ प्रेफरेंसेस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ओवरऑल गोल अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपकी जो पूरी टीम है, एवरी इंडिविजुअल मस्ट गेट ए क्लियर कम्युनिकेशन, राइट। सो थैंक यू। इसके साथ हम लोग खत्म करते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट को।